जय CLC दोस्तों, माय नेम इज तरुण मित्तल, टीम केमिस्ट्री CLC. A man who always smiles does not mean that he has no problem, but the smile shows that he has the ability to overcome all the problems. बेटा मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने हंसते हंसते सभी कार्य को करना है और इतना इजीएस्ट वे में करना है. कोई टेंशन नहीं लेनी, फिक्र नहीं करनी. अपने को अपने शिखर तक, अपने एम तक, टारगेट तक बिना फिक्र के पहुंचना है और इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए. अपने को रूटीन में कंसिस्टेंट होके वर्क करना. मैं ये नहीं कहता कभी ईच डे आप 10 आवर्स पढ़ो. मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो. हम CLC में रूटीन में एक ही बात पे जोड़ देते हैं, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी. अपने अगर टोटोइज बनेंगे तो बेटा जीत कर जाएंगे 100%. स्लो चलो लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ चलो. रूटीन में अपने को पढ़ना है, फुल मेहनत करना है. इसी के साथ अपने को आगे बढ़ना और अपने 100% अपने टारगेट को अचीव करने वाले हैं. इसी के साथ अपने स्टार्ट करते हैं आज का ये एडवांस का पेपर 2022 पेपर सेकंड. बेटा इस सेक्शन फर्स्ट की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन NCERT बेस्ड आया हुआ है. यहाँ पर जिनोन का रिएक्शन आपको O2F2 से करवाना था. बेटा यहाँ पर जिनोन का रिएक्शन O2F2 से करवाते हो तो यहां पर आपके पास क्या प्रोडक्ट बनता है, HCF4 प्लस ऑक्सीजन गैस. तो इसको बैलेंस करना हो तो आप 2O2F2 यूज कर लीजिए. तो यहां पर HCF4 का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2O2 गैस रिलीज हो जाएगी. अब एक बात बताइए, आगे इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि यहां पर ये जो कंपाउंड बना है इसको P मेंशन किया गया है. The number of moles of HF produced by the complete hydrolysis of 1 mole of P. बेटा HCF4 का हाइड्रोलाइसिस करना है. इसके हाइड्रोलाइसिस से यहां पर पहली बात तो जिनोन गैस बनती है, XeO3 बनता है, HF बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है. इसको अपने बैलेंस कर लेंगे और बैलेंस करेंगे तो यहां पर 3 मोल HCF4, 6 मोल H2O, 2 मोल Xe बन जाएगा, 1 मोल XeO3 बनेगा, 12 मोल HF बनेंगे और 3/2 मोल O2 बन जाएंगे. अब यहां पर क्या मेंशन किया गया अपने को, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ P. बेटा 3 मोल HCF4 के हाइड्रोलाइसिस से HF के कितने मोल प्रोड्यूस हुए, 12. 1 मोल के हाइड्रोलाइसिस से कितने मोल HF प्रोड्यूस होंगे, 4 मोल. एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन था तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, 4 मोल. ठीक है ना. चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ AgNO3 प्रोड्यूसेस 2 पैरामैग्नेटिक गैसेस. चलो AgNO3 को थर्मली डिकम्पोज कराते हैं तो यहां पर अपने पास क्या बनेगा, Ag प्लस NO2 प्लस हाफ O2 गैस. 2 पैरामैग्नेटिक गैसेस हैं. यस, NO2 भी पैरामैग्नेटिक है, ऑक्सीजन गैस भी पैरामैग्नेटिक है. द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द गैस दैट हैज द हायर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. बेटा ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, जबकि यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, केवल 1. इसने बोला जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं. तो बेटा ऑक्सीजन गैस हुई. तो ऑक्सीजन गैस का, O2 गैस का MOT जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. फिर क्या आता है अपने पास, सिग्मा 2pZ2, देन पाई 2px2, then pi 2py2, then pi star 2px1, then pi star 2py1. पूछा गया है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे. बेटा ये एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, ये भी एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है. स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है ऑक्सीजन गैस के. तो 6 विल बी द आंसर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया गया है, द नंबर ऑफ आइसोमरिक टेट्राइन्स नोट कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं रखना भाई. दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, है ना, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन अपने को नहीं करना. चलिए अपने रिएक्शन की बात करते हैं.
इस कंपाउंड का रिडक्शन कराया गया Na लिक्विड अमोनिया से। तो बेटा Na लिक्विड अमोनिया से रिडक्शन कराएंगे तो यहां पर एक एल्काइन है ना, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी और यहां पर CH3 रहेगा। और ये एल्काइन कैसे बनेगी? ट्रांस। बोले क्यों सर? दिस इज द बर्च रिडक्शन, है ना। बर्च रिडक्शन में कैसी एल्कीन बनती है? ट्रांस एल्कीन बनती है। तो ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन किया। अब बोल रहे इसका रिएक्शन Br2 के एक्सेस में करा दीजिए। बेटा Br2 के एक्सेस में रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर भी ब्रोमीन कनेक्ट होगा, यहां पर भी ब्रोमीन कनेक्ट होगा और C डबल बॉन्ड C और यहां पर H रहेगा। तो एक बात बताइए, यहां पर ब्रोमीन को कनेक्ट करोगे तो एक ब्रोमीन अपसाइड आ जाएगा और एक ब्रोमीन यहां पर क्या आएगा? डाउन साइड। एंटी एडिशन होता है, आई थिंक सब लोग जानते हो। फिर बोला एल्कोहलिक क्यूएस से एलिमिनेशन करवा दीजिए। बेटा यहां पर अगर अपने एल्कोहलिक क्यूएस से एलिमिनेशन कराते हैं तो देखिएगा यहां पर अपने पास सबसे पहली बार डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, अगेन यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और यहां से भी आपने HBr को रिलीज करा दिया। एल्कोहलिक क्यूएच मेंशन्ड है ना, तो यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया। अब एक बात बताइए, यहां डबल बॉन्ड बनाने के बाद एक कार्बन है और ये किनारे पर भी क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। तो यहां पर इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। देखिए एक डबल बॉन्ड अपनों ने इस साइड में ड्रॉ किया, है ना, इस साइड में ड्रॉ किया और एक बात तो एक डबल बॉन्ड टर्मिनल एंडिंग की ओर ड्रॉ किया। अब एक बात बताइए, यहां पर ये बोल रहा है कि कितने आइसोमरिक टेट्राइन बनेंगे? टेट्राइन है, यस डेफिनेटली टेट्राइन है क्योंकि 4 डबल बॉन्ड है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसके आइसोमरिक कितने कंपाउंड है? बेटा इन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में GI शो नहीं होती। क्यों? रिंग है, रिंग में डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में GI शो नहीं होती जब तक कि रिंग 8 मेंबर की ना हो जाए। और यहां की बात करें, टर्मिनल पर 2 हाइड्रोजन सिमिलर ग्रुप है तो ये GI शो नहीं करेगा, जबकि यहां पर GI शो हो रही है। तो एक बात तो जियोमेट्रिकल आइसोमर इंक्लूड करने के बाद यहां पर कितने टेट्राइन्स बनेंगे? टोटल 2। तो 2 विल बी द आंसर। एक आसान और एक अच्छा क्वेश्चन है ना, जहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन को, एंटी एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, बर्च रिडक्शन को यूज किया गया। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में ओजोनोलाइसिस करवाया गया इस कंपाउंड का, तो अपने पास क्या बनेगा? इस तरह से यहां पर CHO का फॉर्मेशन होगा। अच्छा KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा? इस तरह से COOH का फॉर्मेशन होगा। फिर NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस, और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का की कंसेप्ट अपन लोग जानते हैं, COO माइनस Na+ आता है, CO2 गैस को लिबरेट कर देते हो तो यहां पर क्या बनेगा? हेक्सेन का फॉर्मेशन होगा। ये हेक्सेन का फॉर्मेशन हुआ। फिर एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में आप याद रखते होंगे Al2O3 विद Cr2O3 या MO2O3 V2O5 773 केल्विन टेम्परेचर 10 to 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर का यूज करता है और एरोमेटाइजेशन होता है, मतलब बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, अपना रिएक्शन सीक्वेंस कंप्लीट कर लिया। फिर बोल रहा है द प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप बताने थे। क्या इसमें मिथाइलिन ग्रुप है? नहीं है, तो कितना आंसर रहेगा? 0 आंसर रहेगा, है ना। तो 0 आंसर रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करना है, ओजोनोलाइसिस करना है ना। ओजोनोलाइसिस आल्सो इन्वॉल्व्स हाइड्रोलाइसिस, है ना। अब एक बात देखिए, द टोटल नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द 1 मॉलिक्यूल ऑफ P ऑन कंप्लीट ओजोनोलाइसिस इज, कायरल मॉलिक्यूल बताना है। बेटा यहां पर अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं और यहां पर हाइड्रोलाइसिस करते हो तो ये कार्बन कायरल नहीं है। यहां पर अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो बेटा ये कार्बन क्या हो गया? कायरल, क्योंकि इस साइड में मतलब आपके लेफ्ट साइड में अलग ग्रुप है और राइट साइड में अलग ग्रुप है, तो ये कायरल है। तो एक मॉलिक्यूल तो डेफिनेटली ये कायरल हो गया। अब एक बात बताइए, यहां से हाइड्रोलाइसिस किया, यहां से हाइड्रोलाइसिस किया, सेम ग्रुप है लेफ्ट राइट में, तो ये भी कायरल नहीं है। लेकिन अगर इधर हाइड्रोलाइसिस किया जाए, अगेन ये मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल, क्योंकि लेफ्ट वाला ग्रुप अलग है और राइट वाला ग्रुप क्या है? अलग है। तो यहां पर ये भी अगेन क्या है? कायरल है, तो ये भी यहां पर एक प्रोडक्ट हो गया। अच्छा एक बात बताइए, आगे फिर से अपनों ने ओजोनोलाइसिस किया, क्या ये कायरल कार्बन रख रहा है? नहीं, ये भी नहीं रख रहा। तो एक बात बताइए, कितने कायरल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए अपने पास? टोटल 2 कायरल मॉलिक्यूल है, वो फॉर्म होंगे इस ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बेटा नेक्स्ट सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 की ओर मूव कर रहे हैं।
और सेक्शन 2 में अपने बात करें इस 11 नंबर की क्वेश्चन की, द कंपाउंड विच रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव बोरोन नाइट्राइड इज। पहली बात तो कंपाउंड है तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया, दिस इज द एलिमेंट। B2S6 का रिएक्शन आपने अमोनिया से कराया तो बेटा क्या बनता है, Bn हाई हीटिंग पर, और यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, राइट स्टेटमेंट। B2O3 का रिएक्शन अगेन अमोनिया से कराओगे तो यहां पर भी क्या बनेगा, Bn हीटिंग करवाएंगे, और साथ में क्या बनेगा, H2O, तो ये भी Bn बना रहा है, सेकेंड और थर्ड भी आंसर रहेगा। अब एक बात बताइए, जब आप HbF4 का रिएक्शन अमोनिया से कराओगे, दिस इज द एसिड बेस रिएक्शन, NH4 प्लस और BF4 माइनस बन जाएगा, तो यहां पर तो आप Bn का फॉर्मेशन कर नहीं सकते, तो अपना आंसर क्या रहेगा, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटलर्जी का क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटिंग इन द टेम्परेचर रेंज 900 to 1500 केल्विन। पहला बोल रहे हैं लाइमस्टोन इज यूज्ड टू रिमूव सिलिकेट इंप्योरिटी। बेटा अगर अपने बात करें यहां पर लाइमस्टोन की तो CaO होता है, अगर सिलिका की बात करें तो ये रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। पिग आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस कंटेन्स अबाउट 4% कार्बन, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर बोल रहा है कोक कन्वर्ट्स CO2 to CO, यस ये बात भी सही है, 100% करेक्ट है। बोल रहा है एग्जॉस्ट गैसेस कंसिस्ट NO2, बेटा नाइट्रोजन का तो कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है, NO2 गैस तो लिबरेट हो ही नहीं सकती, डेफिनेटली यहां पर CO होता, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, लेकिन ये अपने क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड विल बी द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बात तो असाइलेशन रिएक्शन का, बेंजीन का रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन का रिएक्शन जब अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो यहां पर AlCl3 इसके साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तो यहां पर इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, AlCl3 पर माइनस, ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर किस तरह का बना अपने पास, रिंग ऑक्सीजन, और यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये O न्यूट्रलाइज हो जाएगा, AlCl3 माइनस, और बेटा यहां पर C डबल बॉन्ड O है, O पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर लिविंग ग्रुप की फॉर्मेट में निकल जाता है, तो अपने पास एक कैटायन बनता है CO प्लस, देन CH2, देन CH2, देन ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा ऑक्सीजन का, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर O रहेगा और यहां पर AlCl3 माइनस रहेगा, ये कार्बोकेटायन बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, और बेटा कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू आउट इस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, 2 टाइम्स CH2 होगा और यहां पर C डबल OH आ जाएगा, है ना। अब एक बात बताइए, इसके बाद इसने रिएक्शन कराया ZnHgHCl से, क्लेमेंसन रिडक्शन, CO ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू CH2, तो 3 तो CH2 ग्रुप आ गए, देन C डबल OH, फिर रिएक्शन कराया गया SOCl2, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेसेस, तो यहां पर बेंजीन रिंग, देन CH2 और यहां पर COCl, फिर इसके बाद AlCl3, अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस Cl माइनस को सब्स्टिट्यूट करेंगे और बेंजीन रिंग पर 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2 एंड CO यहां पर रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। देन इसके बाद देखिए एक बार नाम भी लिखते जाइए कंपाउंड का, कि यहां पर तो ये बना P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, और इसका रिडक्शन कराया गया ZnHgHCl से, तो कंपाउंड बना कुछ इस तरीके से। तो ये तो बात होगी अपनी रिएक्शन के सीक्वेंस की। अब मूव करेंगे बेटा कि यहां पर ये स्टेटमेंट है वो कौन सा करेक्ट रहेगा, है ना। तो बेटा अपने
यहां पर स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि कंपाउंड P एंड Q आर कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कंपाउंड P और Q बोथ आर कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट स्टेटमेंट अपना क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट 100% अपना आंसर रहने वाला है। अब मूव करें नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। तो यहां पर बेटा ये बोल रहा है कि कंपाउंड S डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। कंपाउंड S कौन सा है, ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं कर सकता, तो ये अपना स्टेटमेंट क्या है, गलत है। फिर बोल रहा है कंपाउंड P एंड S रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। P यस हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन कर सकता है, ये भी कर सकता है। NAR प्लस एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्लस एलिमिनेशन, ऑक्सिम का फॉर्मेशन होगा to give corresponding oximes. Yes, this is the correct statement. Compound R react with dialkyl cadmium. बेटा R का रिएक्शन डाइएल्काइल कैडमियम से। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। जब अपने इस कंपाउंड का रिएक्शन डाइएल्काइल कैडमियम से कराते हैं तो बेटा ये केवल एल्काइल एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है और यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा इस तरह से। कितने CH2 अपने पास 3 और यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3 मतलब R आ जाएगा, है ना। तो यहां पर आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन अपने को नहीं करके देगा। जबकि इसने बोला रिएक्शन में कि ये टर्शी अल्कोहल बनाएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। कार्बोनिल कंपाउंड से R2CD रिएक्ट नहीं करता, ये हाईली लेस रिएक्टिव बोल सकते हो इस कंपाउंड को R2CD को, तो आगे ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से नहीं करता। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलीमर से नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, और अपने को अगेन स्टेटमेंट को पहचानने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट को। द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रिन गिव्स नेचुरल रबर। नहीं बेटा, यहां पर नियोप्रिन मिलता है और नियोप्रिन अपने जानते हैं क्लोरोप्रिन से बनता है, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट। Teflon is prepared from tetrafluoroethene by heating it with परसल्फेट catalyst at high pressure। बेटा परसल्फेट मतलब परोक्साइड से, है ना, डेफिनेटली परोक्साइड का यूज करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। और टेफ्लॉन को बनाने के लिए टेट्राफ्लोरोइथीन का यूज करते हैं, इनर्ट लेयर है, नॉन टॉक्सिक होती है, ये सब कुछ अपने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट की ओर मूव करें। पीवीसी इज ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। यस, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, इसको अपने मेल्ट करके फिर से बना सकते हैं, तो डेफिनेटली थर्मोप्लास्टिक है। इथीन एट 350 to 570 Kelvin temperature and 1000 to 2000 atmosphere pressure in the presence of peroxide initiator yield high density polythene। नहीं बेटा, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन देता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हो, विच इज R3Al plus TiCl4। आई थिंक टेम्परेचर और प्रेशर भी याद होगा, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना यहां पर। तो एक बात बताइए, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये LDP बना रहे हैं। STP बनाने का ये कंडीशन है, STP में हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जिगलर नाटा कैटलिस्ट हो, 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, 3 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये चीजें यूज करते हैं ना। तो आई थिंक ये भी आपको दिमाग में आ गया होगा। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड विल बी द आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। और नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो इस नेक्स्ट सेक्शन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो HClO3 का है। बेटा HClO3 इसका रिएक्शन मैंने HCl से कराया, तो यहां पर अपने पास क्या बनेगा, Cl2 प्लस ClO2। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ HClO3 विद HCl गिव्स ए पैरामैग्नेटिक गैस। ओके, पैरामैग्नेटिक गैस दे रहा है, विच अपॉन रिएक्शन विद O3 प्रोड्यूसेस। इसका रिएक्शन O3 से कराएं तो क्या बनेगा बेटा, एक तो Cl2O6 बनेगा और यहां पर साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, O2 गैस। तो अब इसने पूछा है विच अपॉन रिएक्शन विद O3 प्रोड्यूसेस, ये Cl2O6 प्रोड्यूस करता है, थर्ड विल बी द आंसर, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है द रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड NaCl इन वाटर प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट दैट डिसॉल्व्स अपॉन द एडिशन ऑफ HCl ऑफ एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन। द डिसोल्यूशन ऑफ द प्रेसिपिटेट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। बेटा लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसका रिएक्शन आपको NaCl से कराना है इन एक्वस मीडियम।
तो यहां पर क्या बनता है, PbCl2 का प्रेसिपिटेट। और बेटा जब इसको HCl के अंदर ट्रीट कराते हैं तो ये सॉल्यूशन डिसॉल्व होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ PbCl4 - इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के कारण ये डिसॉल्व हो जाता है। तो अपना आंसर क्या रहेगा, थर्ड, है ना। आसान क्वेश्चन है सॉल्ट के रिगार्डिंग, और काफी बार इस रिएक्शन को पढ़ते भी है, कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ लिया जाता, तो याद भी हो जाता है ना। चलिए लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज विद एक्वस NaOH रिजल्ट्स इन ए मिक्सचर ऑफ मोनोसेकेराइड विच आर। डी ग्लूकोज का रिएक्शन NaOH से कराना है, तो यहां प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं बेटा। मैं डी ग्लूकोज के कंप्लीट फॉर्मेट को ना लिखकर यहां पर स्मॉल फॉर्मेट को लिख रहा हूं। यहां पर क्या होता है, CHOH। मैं स्टीरियो को भी रिप्रेजेंट अभी नहीं कर रहा, है ना। तो यहां पर बचे हुए सभी ग्रुप को Z मेंशन कर रहा हूं। व्हाट इट मीन, दैट मीन ग्लूकोज हैव CHO, HOH, OHH, HOH, HOH एंड CH2OH। पहली बात तो मैंने स्टीरियो मेंशन नहीं की, और इस पूरे ग्रुप को मैंने Z एज्यूम कर लिया है ना, ये Z है। अब एक बात बताइए, यहां पर क्या पॉसिबल है, बेसिक मीडियम में टोटोमराइजेशन। अगर बेसिक मीडियम में यहां टोटोमराइजेशन हुआ तो यहां पर ऊपर बनेगा OH, CHOH, यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड C, और यहां पर OH रहेगा, यहां पर ग्रुप क्या है, Z। बेटा इस मॉलिक्यूल में फिर से मैंने बेसिक मीडियम में टोटोमराइजेशन करवाई। अब एक बात बताइए, टोटोमरिज्म करवाने के लिए सबसे पहले मैंने इस H को यहां शिफ्ट किया और डबल बॉन्ड को मिड साइड में, तो अपने पास कॉम्प्लेक्स बनेगा कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, और यहां पर Z ग्रुप। ये स्ट्रक्चर तो फ्रक्टोज को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब बेसिक मीडियम में एक तो फ्रक्टोज बनेगा, है ना। दूसरी बात करें तो यहां पर रिएक्शन में अपन लोग अगर वापस से इसी को टोटोमराइज कराएं, तो बेटा एक बात बताइए, इस H को शिफ्ट कराने पर ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और रियर साइड से भी, मतलब 2 नंबर कार्बन पर ओरिएंटेशन ग्लूकोज का चेंज भी हो सकता है। तो इसका मतलब 2 नंबर पे चेंज हो सकता है, तो कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है, मेनोज जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है। तो ग्लूकोज बेसिक मीडियम में टोटोमराइज होकर फ्रक्टोज और मेनोज को यहां पर एज ए सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करवाता है, मतलब मिक्सचर में अवेलेबल रहेंगे। तो पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है ना बेटा। पहला ऑप्शन क्यों पॉसिबल नहीं है, तो एक बात बताइए, यहां पर 4 नंबर कार्बन पर चेंज किया गया है, इसीलिए यस ये फ्रक्टोज है, ये पॉसिबल है। यहां पर ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है, तो सेकंड भी रॉन्ग हो गया। अब एक बात, ये थर्ड पर ऑप्शन पर आइए, यहां पर दिस इज ग्लूकोज, यस इट इज करेक्ट। ये क्या है अपने पास, फ्रक्टोज, ये भी करेक्ट है। और दिस इज मेनोज, 2 नंबर पर OH लेफ्ट साइड में है, तो डेफिनेटली ये मेनोज का स्ट्रक्चर, और ये तीनों ही बनते हैं, तो अपना आंसर थर्ड रहेगा, है ना। फोर्थ को भी चेकआउट कर लेते हैं, फोर्थ में फिर से 4 पर गड़बड़ है, इसीलिए आंसर पॉसिबल नहीं है। आई थिंक आसान क्वेश्चन था। हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमावत, टीम केमिस्ट्री CLC सीकर। तो आज के सेशन में जो है हम बात करने वाले हैं JEE एडवांस 2022 का जो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें हमारे पास में है सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 एंड Na2SO4 इन द सॉल्यूशन इज 1m। एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर इन दोनों की कंसंट्रेशंस आपको दे रखी है, ठीक है ठीक है। रेस्पेक्टिवली मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ PbSO4 इन द सेम सॉल्यूशन इज, इस सॉल्यूशन में PbSO4 की सोल्युबिलिटी क्या होगी आपको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। द वैल्यू ऑफ द Y इज, है ना, Y की वैल्यू बतानी है आपको। नेक्स्ट द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा PbSO4 का, H2SO4 का K1 वेरी लार्ज है और K2 जो है हमारे पास में 10⁻⁻2 में दे रखा है। इसका मतलब क्या, जैसा कि अपन बोलते हैं H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फर्स्ट डिसोसिएशन तो इसका 100% हो जाएगा, बट सेकंड डिसोसिएशन जो है इसका 100% नहीं होगा, तो हमें टोटल सल्फेट की कंसंट्रेशन यहां से निकालनी पड़ेगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो Na2SO4 की बात करते हैं। Na2SO4 जो है कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, 2 ऑफ Na प्लस ऑफ SO4 -2, तो इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास में 1.8 × 10⁻⁻2 है।
तो इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी बनेगी 1.8 इंटू 10⁻⁻²। हमें सल्फेट से ही मतलब है तो अपन इसी कंसंट्रेशन की बात करेंगे। बात करते हैं H2SO4। H2SO4 का फर्स्ट डिसोसिएशन तो 100% होगा, ठीक है। तो ये 1m था, तो ये 1m पूरा खत्म हो जाएगा, ये भी 1m बनेगा और ये भी 1m बनेगा। अब सेकेंड डिसोसिएशन जब होगा हमारे पास में, तो HSO4 माइनस है, ये हमारे पास में जाएगा H प्लस में और प्लस SO4 माइनस 2 में, ठीक है। अब यहां पर अपन एक काम करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास में कितनी 1m है, इसकी कितनी है 1m, H प्लस के ऊपर आई हुई है। सल्फेट देखो सेम सॉल्यूशन है, तो सल्फेट की कंसंट्रेशन कितनी 1.8 इंटू 10⁻⁻², ये सल्फेट की कंसंट्रेशन है। अब इस रिएक्शन का K या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हैं 1.2 इंटू कितना दिया 10⁻⁻² दिया है। अब देखें रिएक्शन में अपन जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही अगर प्रेजेंट हो इनिशियली तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड, तो Q से चेक करते थे। इस रिएक्शन का अगर अपन Q निकालेंगे तो Q क्या आ जाएगा हमारे पास में 1.8 इंटू 10⁻⁻² इंटू H प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1। तो Q की जो वैल्यू है वो K से क्या आ रही है हमारे पास में ज्यादा, K या K इक्विलिब्रियम से क्या आ रही है ज्यादा आ रही है, और Q की वैल्यू ज्यादा आती है तो रिएक्शन किधर जाएगी बैकवर्ड जाएगी, किधर जाएगी बैकवर्ड। तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो इस रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाते हैं और अपन क्या कर लेते हैं सल्फेट की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो फाइनल जो हमारे पास में इक्विलिब्रियम है HSO4 माइनस से बना H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है हमारे पास में 1.2, जिसको Ka बोल सकते हैं 10⁻⁻², ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी हमारे पास में 1.8 इंटू 10⁻⁻² में से कुछ x गया, ये हमारे पास 1 में से कुछ x जाएगा और ये भी कितना होगा 1 प्लस कुछ x बनेगा। बट देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है रिएक्शन का बहुत छोटा है ना, तो यहाँ पर हमारे पास देखो x की जो वैल्यू आएगी, इसकी कंसंट्रेशन भी ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, तो इसमें से जो डिक्रीज होने वाली वैल्यू होगी वो भी क्या 1 के सामने बहुत नेग्लिजिबल होगी। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट करके नियरली 1 मान सकते हैं। क्यों 1 मान रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में देखो x की वैल्यू जो वो 10⁻⁻², -3, -4 के ऑर्डर की कुछ होने वाली है, क्योंकि हमारे पास में ये वैल्यू खुद ही बहुत छोटी है, तो उसके सामने 1 के सामने ये चीजें नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो बताएं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.2 इंटू 10⁻⁻² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मल्टीप्लाई -2 माइनस ऑफ x इंटू 1 और डिवाइडेड बाय 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.6 इंटू 10⁻⁻²। तो ये हमारे पास में x किसकी कंसंट्रेशन है हमारे पास में यहाँ पे सल्फेट की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो सल्फेट की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है हमारे पास में यहाँ पर, सल्फेट की जो कंसंट्रेशन H2SO4 से मिलेगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में 1.8 इंटू 10⁻⁻² माइनस ऑफ x की वैल्यू कितनी है 0.6 इंटू 10⁻⁻ हमारे पास हो जाएगा -2, तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻²। तो ये हमारे पास में सल्फेट की कंसंट्रेशन आ गई जो किससे मिल रही है हमारे पास में H2SO4 से मिल रही है। तो टोटल हमारे पास में अगर अपन बात करें तो सल्फेट की कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन के अंदर टोटल सल्फेट आयन है ना H2SO4 से और जो Na2SO4 से मिल रहा है, तो H2SO4 की जो टोटल कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो हमें यहाँ से प्राप्त हो गई है। अब PbSO4 की सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम लिखते हैं, तो PbSO4 कैसे डिसॉल्व होगा Pb+2 प्लस SO4 माइनस 2। तो लेट से इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये S घुलेगा तो ये S बनेगा और S बनेगा, S के साथ में वापस कंसंट्रेशन कितनी 1.2 इंटू 10⁻⁻² भी मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब कॉमन आयन के कारण अपन देखा, कॉमन आयन के कारण जब भी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो क्या कर लेते हैं S को उसके कंसंट्रेशन सामने नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻²। तो इसकी कंसंट्रेशन आ गई। अब KSP बराबर कितना दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इक्वल्स टू S इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻²। तो इसको इधर लेके आते हैं तो कितना बन जाएगा ये हमारे पास में, यह आ जाएगा हमारे पास में 1.6 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 10⁻⁻6 बराबर S। तो S की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4/3 इंटू 10⁻⁻6। तो S की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 1.33 इंटू 10⁻⁻6। अब हमें आंसर किस फॉर्मेट में पूछा है, हमें आंसर किस फॉर्मेट में पूछा गया है, हमें आंसर पूछा है हमारे पास में x इंटू 10⁻⁻5 साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, फर्स्ट प्लेस के बाद डेसिमल लगाना, फर्स्ट प्लेस के बाद डेसिमल ही लगा हुआ है, तो पावर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 6, तो y कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पर जो मेन जो आपको ध्यान रखना था, सल्फेट H2SO4 को स्ट्रॉन्ग एसिड मान के पूरा 100% है ना सेकंड स्टेप को भी नहीं तोड़ना था, सेकंड स्टेप को पार्शली तोड़ेंगे और SO4-2 की जो है फाइनल कंसेंट्रेशन यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.1 मोल ऑफ एन आयोनिक सॉल्ट इन 1.8 kg ऑफ वाटर एट 35 डिग्री सेल्सियस। 1.8 kg वाटर है और हमारे पास में इसका 0.1 मोल है। ठीक है, एट 35 द salt remains 90% dissociated in the solution, the vapor pressure of the solution is, तो solution का वेपर प्रेशर दे रखा है और प्योर वाटर का वेपर प्रेशर भी दे रखा है। तो आपसे पूछा द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयोनिक सॉल्ट, है ना। तो उस आयोनिक सॉल्ट में नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट आयन में कितने, सॉल्ट में कितने आयंस है। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास में सिंपल सा नंबर ऑफ आयन होते हैं n, i इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा। ठीक है, तो हम यहां पर सबसे पहले आई कैलकुलेट कर लेंगे, अल्फा आपको दे ही रखा है, तो वेपर प्रेशर दे रखा है तो RLVP यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में I इंटू NA डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास में NB। मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन मान के कर रहा हूं क्योंकि देखो 1.8 kg में कितने मोल होंगे हमारे पास में, वाटर के कितने मोल हो जाएंगे हमारे पास में 100 मोल हो जाएंगे और इसका 0.1 मोल है तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो आई है ना सॉल्यूट के मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वांटा फैक्टर से। तो P0 कितना दे रखा 60 माइनस 59.724 डिवाइड बाय 60 इक्वल्स टू आई निकालना है 0.1 मोल और 1.8 kg में कितना मोल आ जाएगा 100। तो इसको सॉल्व करके अपन आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखते हैं, यहां से इसको डिवाइड करें तो आई की वैल्यू आती है हमारे पास में 4.6, आई की वैल्यू आती है 4.6। तो इसको डिवाइड वगैरह करने पर तो आई इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा कितना है 90% मतलब 0.9 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 4.6। तो इसको इधर ले जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 0.1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास में 3.6, है ना। 1 माइनस कर देंगे तो 0.9 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा 4 टाइम। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 4, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। यानी कि इस सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल में, एक हमारे पास में मॉलिक्यूल में पर फॉर्मूला यूनिट में कितने आयंस प्रेजेंट रहेंगे हमारे पास में 5 आयन प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, कंसिडर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, ये कोमा गलत आ गया है, ZmXn। ठीक है, एक कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, UmPy एंड VmXn लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इनकी जो हमारे पास में लिमिटिंग कंडक्टेंस दे रखी है लैम्डा नोट या लैम्डा इनफाइनाइट बोल सकते हैं। UmPy YP की दे रखी है एंड VmXn की दे रखी है, आपको लैम्डा नॉट दे रखी है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ MnP। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमारे पास कलराउस लॉ यूज करते हैं। तो कलराउस लॉ क्या कहता है हमारे पास में, तो पहले इन दो इलेक्ट्रोलाइट के लिए दे रखा है, तो किस किस के लिए दे रखा है UmYP। तो लैम्डा नॉट ऑफ दिस सॉल्ट ये UmYP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ, या लैम्डा इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, ऑफ U इंटू इसकी नंबर कितनी है M प्लस ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ Y इंटू इसकी नंबर कितनी है P। इसकी वैल्यू कितनी दे रही है हमारे पास में 250 इक्वल्स टू U की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, U की वैल्यू दी है 25 इंटू क्या आ जाएगा M प्लस Y की वैल्यू कितनी दी है, Y की वैल्यू दी 100 इंटू इसकी नंबर ऑफ आयन कितने P। इसको अपन बोल देते इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेम अपन बात कर लेते कौन से सॉल्ट के लिए, VmXn के लिए। VmXn के लिए लैम्डा नॉट ऑफ VmXn इक्वल्स टू क्या आ जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ V इंटू M प्लस लैम्डा नॉट ऑफ X इंटू N। ठीक है, तो वैल्यूज इसकी कितनी दे रखी है 440। ठीक है, बराबर V की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास में 100 इंटू क्या आ जाएगा M प्लस, ठीक है, और X की वैल्यू कितनी दी है 80, X की वैल्यू दी 80 इंटू N। इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। चलिए, दो इक्वेशन हमारे पास में यहां से रिलेशन पता लग गया। चलते हैं हमारे पास में थर्ड। देखो थर्ड जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए ग्राफ दे रखा है,
उसके लिए ग्राफ दे रखा है हमारे पास में, लेमडा है ना, लेमडा की वैल्यूज दे रखी है इसके लिए, मतलब कि ये इनफाइनाइट वाला नहीं है, किसी कंसेंट्रेशन पर दे रखा है, उसकी वैल्यूज दे रखी है। तो ग्राफ में अपन क्या कर सकते हैं, डिबाई ऑनसेगर जो इक्वेशन होती है, डिबाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन, तो लेमडा सी है ना, किसी कंसेंट्रेशन में निकालना है तो लेमडा नॉट माइनस ऑफ बी रूट सी, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो दो अलग अलग कंसेंट्रेशन पर, एक तो 0.1 पर और एक हमारे पास है 0.4 पर, इन दोनों पे हमारे पास में लेमडा की वैल्यू दे रखी है। तो कितना, पहले 0.1 पर ले लेते हैं, तो 0.1 पर कितनी दे रखी है हमारे पास में 339। लेमडा नॉट तो फिक्स रहता है हमारे पास में, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कंसेंट्रेशन कितनी है यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास में 0.1 यानी 10 की पावर -2, ठीक है। दूसरा वाला में बात करें तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, वैल्यू कितनी दी 336, लेमडा नॉट माइनस ऑफ बी रूट सी, है ना। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, कंसेंट्रेशन कितनी, 4 × 10⁻², ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर ले तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, पहले वाले को तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 336 इक्वल्स टू लेमडा नॉट माइनस ऑफ कितना बन जाएगा हमारे पास में 2 × 10⁻⁻1 इंटू बी, ठीक है। इसको भी लिखना चाहे तो अपन 10⁻⁻1 की टर्म में लिख सकते हैं। तो इसको भी अपन, मैं रूट हटा देता हूँ यहाँ से, रूट हटा के क्या कर लेते हैं, इसको 10⁻⁻1 कर देते हैं अपन, है ना। तो इसको अपन 10⁻⁻1 लिख देते हैं ताकि इन्हीं इक्वेशन में हमारा काम हो जाए। चले, इसको इक्वेशन नंबर अपन 3 बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 4 बोल देते हैं। तो अब हमें देखो लेमडा नॉट निकालना है, तो अपन एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना। तो अपन क्या कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 339 × 2 माइनस ऑफ 336 बराबर, ये कितना बन जाएगा हमारे पास में 2 लेमडा, ताकि ये वैल्यू जो है हमारे पास में कट जाए, बी वाला जो पार्ट है वो कट जाए, तो बी 2 लेमडा और माइनस ऑफ आ जाएगा हमारे पास में लेमडा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा, ये 8 1 6 और 7 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 678 336 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास में लेमडा नॉट, ठीक है। तो लेमडा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, लेमडा नॉट की वैल्यू, उसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास में लेमडा नॉट आ जाएगा। तो लेमडा नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर लेमडा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक मिनट, कंसंट्रेशन तो रॉन्ग पुट नहीं की अपन ने, 0.04 थी। अच्छा, रूट सी की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, ओहो, ये देखोगे आप रूट सी दे रखा है आपको, इस एक्सिस पे देखोगे रूट सी दे रखा है ना। तो यहाँ पर सीधा हमें कंसंट्रेशन जो है, यहाँ पर अगर अपन देखें तो रूट सी की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर भी आपको क्या दे रखी है, रूट सी की वैल्यू डायरेक्ट ही दे रखी है, ठीक है। तो डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो इस वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं एक बार, एक्सिस पे कंसंट्रेशन नहीं दी आपको, रूट सी की वैल्यू दे रखी है डायरेक्टली। हाँ जी, रूट सी कितना दिया 10⁻⁻2 और यहाँ पर कितना दिया 4 × 10⁻², इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। अब एक काम करते हैं अपन, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास में 4, तो इसको 339 इंटू हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 336 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ बनेगा हमारे पास में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और इसमें से माइनस करेंगे तो 3 लेमडा नॉट आएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये हमारे पास में 36, ठीक है। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा हमारे पास 12 और 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। और 5 15 1 और माइनस ऑफ 336 इक्वल्स टू 3 लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में 1356 माइनस ऑफ 336 डिवाइडेड बाय हमारे पास में 3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है हमारे पास में, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1356 माइनस ऑफ 336 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 340। ये वैल्यू कितनी आ गई 340। अभी 340 किसकी है, लेमडा नॉट ऑफ, कौन सा सोल्ड था हमारे पास में, फर्स्ट सोल्ड तो है ZmXn की, ये आ गई ZmXn, ठीक है। अब फिर से अपन क्या कर लेते हैं, इसमें कलराउस लॉ लगा लेते हैं। तो कलराउस लॉ लगाएंगे, ये अलग है ना। तो 340 इक्वल्स टू
लेमडा ऑफ जेड है ना, लेमडा ऑफ जेड, लेमडा ऑफ जेड कितना दिया है टेबल में देखें, लेमडा ऑफ जेड कितना दिया 50 इंटू इसके नंबर ऑफ आयंस कितने हमारे पास में m प्लस लेमडा ऑफ एक्स, लेमडा ऑफ एक्स कितना है हमारे पास में, लेमडा ऑफ एक्स कितना है 80 इंटू एक्स की संख्या कितनी है हमारे पास में n। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल सकते हैं। देखो हमारे पास में 1, 2 एंड 5 ये हमारे पास में इक्वेशन है। एक बार उन्हीं इक्वेशन को भी अपन इधर ही लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 250 इक्वल्स टू 25m प्लस 100p, और अगली जो इक्वेशन थी हमारे पास में 440 बराबर 100 ऑफ m प्लस 100m प्लस 80n, ये हमारे पास में इक्वेशंस थी। ठीक है, अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन सब्ट्रैक्ट कर लें, 5 ये हमारे पास में 1 नंबर थी इक्वेशन और ये हमारे पास में 2 नंबर थी, तो मैं अगर क्या कर देता हूँ 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, इधर बचेगा हमारे पास में 50m है ना। अभी अपन कर रहे हैं 2 माइनस 5 कर रहे हैं ना, तो 50m बराबर कितना आ जाएगा 100, तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2, m की वैल्यू 2 आ गई। m की वैल्यू अपन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, या फिर हमारे पास में m की वैल्यू किस में पुट कर दो आप, किसी में भी, तो पुट m इन फर्स्ट में पुट करोगे तो 250 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा 50 प्लस 100p। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास में, इधर जाएगा 100, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और p की वैल्यू आप किस में पुट कर दो हमारे पास में, या m की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो m की वैल्यू या 5 में पुट करो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, n की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट m इन 5 में पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 340, और ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास में 340, 50 इंटू एम की वैल्यू 200 प्लस 80n। ठीक है, इधर जाएगा कितना बनेगा 240, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो हमारे पास m की वैल्यू हो गई 2, p की वैल्यू आ गई 2, n की वैल्यू हो गई 3। आपको आंसर क्या रिपोर्ट करना है, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 7, तो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करना है, इन दोनों सोल्ट के बारे में तो सीधा अपन कॉलराउस लगा सकते थे, बट इसके बारे में अपन इक्वेशन से क्या करेंगे, डिबाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, डिबाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन से अपन ने कैलकुलेट किया हमारे पास किसकी वैल्यू, लेमडा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट की, लेमडा नॉट कैलकुलेट करके इसके ऊपर भी कॉलराउस लॉ लगा करके 3 इक्वेशन हमें मिल गई है, एम एन और पी में रिलेशन की, तो उससे अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू चेक द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अ सीरीज ऑफ प्योर बाइनरी कंपाउंड्स p m q n वर एनालाइज्ड एंड देयर कंपोजिशन इज टेबुलेटेड बिलो, द करेक्ट ऑप्शन इज आर। ठीक है, तो ये हमारे पास में p और q के हमारे पास में 3 अलग अलग कंपाउंड बनाए गए हैं, कंपाउंड है ना, उनके अंदर p और q के वेट का रेशियोज दिया गया है हमारे पास में, परसेंटेज दिया गया है। तो आपसे पूछा गया इनके क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास में, इफ द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ 3 इज P3Q4 है ना, 3 का इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है P3Q4, देन द इंपेरिकल फॉर्मूला। तो 3 की बात करें, 3 का रेशियो कितना है हमारे पास में 40। तो चलो आते हैं कंपाउंड 3 पर, कंपाउंड 3। ठीक है, कंपाउंड 3 की बात करें तो कंपाउंड 3 का हमारे पास में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, P रेशियो Q। ठीक है, P की वैल्यू कितनी दी हमारे पास में 40, और इसकी कितनी दी है 60, 40 डिवाइडेड बाय 60। तो इसका मोलर मास चलो अपन कुछ P मान लेते हैं, इसका मोलर मास Q मान लेते हैं। तो आपको रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो दे रखा है P3Q4, फॉर्मूले को कितना बनाना है, तो यहाँ से आपको बनाना है 3:4 बनाना है। तो इसको 3:4 बनाने के लिए हमारे पास में क्या होगा, P और Q की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो P और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 3:4 बन जाए। तो यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं, 40/P डिवाइडेड बाय 60/Q बराबर कितना होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए। ये तो होना चाहिए, मतलब इसका और इन दोनों का रेशियो कितना आना चाहिए, 3/4 आना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा रीसेट कर लेते हैं, 40/60 इंटू Q/P बराबर कितना आ जाएगा 3/4। ये हमारे पास में कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये कट जाएगा हमारे पास में 3 टाइम्स। तो यहाँ से Q/P की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, Q/P आ जाएगा हमारे पास में 9/8, यानी Q और P के जो हमारे पास एटॉमिक मासेस का जो रेशियो होगा वो कितना आएगा हमारे पास में 9/8। मान लो अगर हमारे पास में P का जो हमारे पास में अगर एटॉमिक वेट अगर 8x है, तो हमारे पास में Q का कितना होगा हमारे पास में 9x होगा। ठीक है, चलते हैं। अब अगला हमारे पास में क्या पूछा है, देन द इंपेरिकल फॉर्मूला कंपाउंड 2 इज P3Q4। तो कंपाउंड 2 के लिए बात करते हैं, कंपाउंड 2 P is to Q। ठीक है, तो P का वैल्यू हमारे पास में कितना दिया 44.4
और इसका कितना दिया 55.6, ठीक है, डिवाइड बाय पी का मास कितना है हमारे पास में 8x, इसका मास कितना है हमारे पास, एटॉमिक मास कितना है 9x, ठीक है, x से x कट जाएगा, 11.1 की टेबल से देखें तो ये 4 टाइम कटेगा और ये नियरली 5 टाइम कटेगा, तो क्या है हमारे पास में 4/8 इस टू क्या आया 5/9, इसको कैंसिल आउट करें तो 2 टाइम कट जाएगा, तो रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास में, रेशियो आ रहा है 1/2 इस टू 5/9, यानी ये आ रहा है हमारे पास में 9:10 आ रहा है, 9:10, मतलब जो फॉर्मूला बनना चाहिए P9Q10 बनना चाहिए, बट हमें फॉर्मूला क्या दिया है, हमें फॉर्मूला दिया है इसका P3Q5, तो ये गलत आंसर हो जाएगा, तो ये सही आंसर नहीं है, है ना, तो इसका आंसर ये वाला जो पार्ट है हमारे पास में गलत हो जाएगा। देखते हैं सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। चलिए सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, हमारे पास में फर्स्ट तो गलत हो गया, सेकंड देखते हैं, इफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 3 इज P3Q2, है ना, P3Q2 आपको फॉर्मूला दे रखा है, तो चलो इसी में आ जाते हैं, हमारे पास में फॉर्मूला दे रखा है P3Q2 कंपाउंड 3 का, ठीक है, P3Q2 दे रखा था, अपन इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, तो रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास में, P3Q2 है तो रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसको अपन बाकी पार्ट को इरेज कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो हमारे पास में क्या बनेगा 40/P डिवाइड बाय 60/Q बराबर क्या बनना चाहिए 3/2, तो ये कितना आएगा हमारे पास में 40 इंटू Q डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 60 इंटू P बराबर क्या आ जाएगा 3/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में 2 टाइम्स, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो क्या है हमारे पास में Q/P का रेशियो कितना है हमारे पास में 9/4, तो आपको क्या बोला है हमारे पास में P का वेट अगर 20 है तो इसका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, तो रेशियो कितना आना चाहिए 9/4 आना चाहिए, तो देखो हमारे पास में P की वैल्यू कितनी 20, इसकी 45, तो 20/45 का रेशियो कितना आएगा 20/45, तो ये 5 की टेबल से कट जाएगा और 9/4 ही आएगा, तो इसका मतलब ये भी सही है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास है सही हो जाएगा। इफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड 2 इज PQ, कंपाउंड 2 का एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, तो इसको मैं फिर से क्लीन कर देते हैं स्क्रीन को। हाँ जी, कंपाउंड 2 का एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको दे रखा है, कंपाउंड 2, हाँ जी, कंपाउंड 2 का एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको दे रखा है, कंपाउंड 2, तो रेशियो कितना 44.4 और 55.6, एम्पेरिकल फॉर्मूला इसी तरह से डिवाइडेड बाय P का एटॉमिक मास P मान लेते हैं, इसका एटॉमिक मास कुछ Q मान लेते हैं, तो फॉर्मूला आपको कितना दिया 1:1, फॉर्मूला दिया PQ दिया, क्या दिया हमारे पास में PQ, तो रेशियो कितना ले लेंगे अपन हमारे पास में 1:1, तो यानी कि ये तो कट जाएगा हमारे पास में 5 टाइम और ये 4 टाइम, तो क्या आना चाहिए 4/P डिवाइडेड बाय 5/Q बराबर कितना आना चाहिए 1:1, तो यानी कि Q/P बराबर क्या आना चाहिए 5/4, यानी Q और P के जो एटॉमिक मास है इसका रेशियो वो 5/4 हो जाएगा, मतलब P का अगर 4x है तो Q का मास क्या होगा हमारे पास में, एटॉमिक मास क्या होगा 5x होगा, ठीक है। चलते हैं अब आगे चलते हैं, हमारे पास में क्या बोला है, तो देन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड 1 इज P5Q4, है ना, तो कंपाउंड 1 की बात करते हैं, तो कंपाउंड 1 में P और Q का रेशियो क्या है, P और Q का रेशियो क्या है हमारे पास 50-50, तो ये भी हो जाएगा 50 और ये भी हो जाएगा 50, नीचे क्या आ जाएगा P का एटॉमिक मास कितना 4x, इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 5x, तो ये तो कट जाएगा, x से x भी कट जाएगा, तो क्या है 5:4, तो मास क्या बनेगा हमारे पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला P5Q4 क्या दिया है यहाँ पर P5Q4 ही दिया है, बिल्कुल सही बात है, तो ये आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द एटॉमिक मासेस ऑफ P एंड Q आर 75 एंड 70 एंड 35, एम्पेरिकल फॉर्मूला कंपाउंड 1, ठीक है, तो P और Q के एटॉमिक मासेस दे रखे हैं और कंपाउंड 1 का आपको पूछा गया, तो कंपाउंड 1 में क्या है 50-50 है दोनों ही,
दोनों ही कितने हैं 50-50 है। इसका एटॉमिक मास दिया हमारे पास 70 और इसका एटॉमिक मास दिया हमारे पास में 35, आई थिंक ये दिया है 70 और 35 है ना। तो ये तो कट जाएगा और ये भी हमारे पास 2 टाइम्स और 1 टाइम कट गया, तो 1/2 रेशियो 1:1, यानी कि रेशियो आ जाएगा 1:2। तो फॉर्मूला बनना चाहिए PQ2, क्या बनना चाहिए PQ2। तो यहाँ क्या दिया है, तो देखो यहाँ पे गलत दिया है, यहाँ पे P2Q दिया, क्या दिया आपको P2Q, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर इसका बनेगा हमारे पास में 2 and 3, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपल हमारे पास में, इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब क्या होता है, मोल्स का रेशियो या एटम्स का रेशियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द करेक्ट ऑप्शन अबाउट एंट्रोपी इज आर, ठीक है। फॉर द रिएक्शन m सॉलिड प्लस 2h प्लस से बन रहा है दिस, इफ द d/dt बराबर d सेल बाई dt बराबर r अपॉन f, देन द एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन इज r। चलें, तो d/dt क्या होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता क्या है हमारे पास में, फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, d/dt डेल्टा s अपॉन nf, है ना, टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। तो अपन बात करें तो यहां पर हमारे पास में n कितना है सेल का n फैक्टर कितना आ जाएगा, mb प्लस 2 में चेंज हो रहा है और हाइड्रोजन का n फैक्टर भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे d/dt बराबर क्या आना चाहिए, d/dt डेल्टा s अपॉन 2f आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2f। तो यानी कि जो हमारे पास में यहां पर आपको दे कैसे रखा है, एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, d/dt बराबर क्या दे रखा है, r अपॉन f दे रखा है। तो अपन का अगर कंपेयर करें तो हमारे पास में डेल्टा s/2 की जो वैल्यू वो किसके बराबर है, r के बराबर है। तो डेल्टा s बराबर 2r होना चाहिए। तो एंट्रोपी जो है वो r के इक्वल नहीं होगी। इसने बोला कि एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन जो है चेंज है वो कितना है, r के बराबर। तो r के बराबर नहीं होगी, एंट्रोपी किसके बराबर होगी, 2r के बराबर होगी। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, द सेल फॉर द सेल, एक सेल दे रखा हमारे पास में, कंसंट्रेशन सेल है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल, इज एन एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस, ठीक है। एंट्रोपी ड्रिवन, देखो इसकी रिएक्शन क्या बनेगी हमारे पास में, सिंपल सा, हाइड्रोजन गैस एट एनोड प्लस 2H प्लस एक्वस एट कैथोड बराबर क्या बनेगा, H2 गैस एट कैथोड प्लस 2H प्लस एक्वस एट एनोड, ये रिएक्शन बनेगी। अब इसकी कंसंट्रेशन आपको क्या दे रखी है, H प्लस एट कैथोड दिया 0.1, तो ये है हमारे पास में 0.1 और ये कितना हमारे पास 0.01। तो इस सेल का जो ई सेल है वो क्या आएगा हमारे पास में, ग्रेटर देन 0 आएगा। यानी कि सेल हमारे पास है तो ऑपरेटिव सेल है, क्योंकि ई सेल अगर पॉजिटिव होता है तो सेल कैसे ऑपरेटिव, कैसे निकाल सकते हो, ये अपन जानते हैं हमारे पास में जब कंसंट्रेशन सेल होता है तो कंसंट्रेशन सेल में आप ध्यान रखें कैथोड कंपार्टमेंट में अगर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो हमारे पास में सेल कैसा होता है, ऑपरेटिव होता है। और जबकि अगर हमारे पास में क्लोरीन कंसंट्रेशन सेल आता है तो वहां पर ध्यान रखें नेगेटिव आयन Cl माइनस क्लोराइड आयन आता है, तो वहां पर कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होनी चाहिए, हमारे पास Cl माइनस की एनोड पर ज्यादा होनी चाहिए। अब देखें दूसरा, यहां पर देखें हमारे पास यहां से यहां जाने पर अपन एक तरीके से ये बोल सकते हैं डाइल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन 0.1 से क्या हो रही है 0.01 m। तो अपन जानते हैं जब डाइल्यूशन होता है तो यानी एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एंट्रोपी इंक्रीज क्यों, वो डाइल्यूट होगा सॉल्यूशन तो क्या होगा, उसको ज्यादा स्पेस मिलेगा आयंस को घूमने के लिए, अव्यवस्था क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। तो डेल्टा एस भी क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। तो ये एक एंट्रोपी ड्रिवन क्या होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में आंसर जो है इसका सही बनेगा। सेकेंड है फॉर द रेसमाइशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड डेल्टा एस पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है। आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में कि जो रेसमाइशन से रेसमिक मिक्सचर बनता है, और अपन ने पढ़ा एंट्रोपी में जब भी मिक्सचर बनता है तो अव्यवस्था क्या होती है, बढ़ती है। एक प्योर कंपाउंड में एंट्रोपी कम होती है और मिक्सचर में एंट्रोपी ज्यादा होती है। तो ये एक सही स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास NiH2O प्लस 2 प्लस 3En से बना दिस कंपाउंड एंट्रोपी। देखो पहला तो यहां से देखो, यहां पर हमारे पास टोटल कितनी स्पीसीज है, 4 स्पीसीज है। इधर बात करें तो हमारे पास कितनी स्पीसीज होगी, 7 स्पीसीज। तो जब रिएक्शन में नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ती है तो एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। दूसरा, ये वाला कॉम्प्लेक्स थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कम है। इस कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है क्योंकि लिगेंड जो है हमारे पास में बाइडेंटेड लिगेंड है, तो कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्यादा आएगी। इस कारण से इधर हमारे पास में क्या होगी, एंट्रोपी ज्यादा होगी, इधर एंट्रोपी क्या होगी, कम। तो यानी एंट्रोपी क्या होगी, यहां पर भी इंक्रीज होगी। तो आंसर आई थिंक 2, 3, 4 बन जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब एटम X occupies the face lattice site as well as alternate tetrahedral void of the same lattice, है ना। तो कोई भी हमारे पास एक एटम X है जो क्या करता है, हमारे पास FCC में होता है। FCC मतलब कि सभी कॉर्नर और फेस के सेंटर पर, और उसके साथ साथ उसके सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पे भी होता है। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद आ रही होगी तो डायमंड की स्ट्रक्चर होती है। ये किसकी स्ट्रक्चर होती है हमारे पास में, डायमंड में ऐसे ही होता है हमारे पास में कि जो एटम्स हैं वो कहाँ अरेंज होते हैं हमारे पास में, सभी कॉर्नर पर, फेस के सेंटर पर, और उसके साथ साथ वो अरेंज होते हैं अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में। वही
किसने बोला अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्लोजेस्ट, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी डायमंड की जानते हैं 35 आती है, कितनी आती है 35। तो चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखो अरेंजमेंट कैसा है, तो एटम्स कहां कहां होंगे, सभी कॉर्नर्स पर होंगे, इसके साथ साथ सभी फेसेस के सेंटर पर होंगे, ठीक है, और सभी अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड कहां था, कॉर्नर से जस्ट अपन आगे चलते हैं बॉडी डायगोनल के ऊपर यहां पर, तो ये हमारे पास में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है यहां पर अगर आ गया तो वापस अगला कहां आएगा, यहां पर आएगा, अगला अगर यहां आ गया तो अगली पोजीशन टेट्राहेड्रल वॉइड की यहां होगी और अगले टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन यहां होगी, इस तरीके से। तो यहां से यहां का डिस्टेंस अपन जानते हैं कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस कितनी होती है, √3a/4। तो ये किसके बराबर, दोनों आइटम सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ Rx हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ Rx। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 8 ऑफ Rx डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा √3, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी होती है तो हमें टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, जेड रैंक जिसे बोलते हैं। तो रैंक कितना, एफसीसी के कारण तो 4 आ जाएगा, 8 तो है कॉर्नर पे 1/8 कंट्रीब्यूशन है, प्लस 3 है फेस सेंटर पर कंट्रीब्यूशन 1/2 है, और टेट्राहेड्रल वॉइड कंप्लीटली अंदर रहते हैं, तो अल्टरनेट है तो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे, तो 4 और कंप्लीटली अंदर है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। तो रैंक कितनी हो जाएगी इसकी 8। पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ जाएगी हमारे पास में 8 × 4/3 पाई Rx का क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय a क्यूब, a कितना है हमारे पास में 8 Rx डिवाइडेड बाय √3 का होल क्यूब इंटू 100। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये नियरली 35 आ जाएगा। और वैसे भी अपन जानते हैं डायमंड की स्ट्रक्चर और डायमंड में अपन जानते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी नियरली कितनी आती थी हमारे पास में 35% के आसपास आती थी, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारे पास में जेईई एडवांस फिजिकल केमिस्ट्री 2022 का पेपर 2 का सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को कुछ नई चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिली होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को अगेन सीएलसी के बारे में बताता हूँ। सीएलसी जो है आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस, नीट, यूजी, है ना, एनडीए, साथ ही प्री फाउंडेशन की है जो तैयारी करवाने वाला उत्तरी भारत का एक बहुत ही बड़ा लीडिंग इंस्टीट्यूट है जो लगातार 30 सालों से काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोगों का जो है जेईई मेंस का एग्जाम अटेम्प्ट 1 हो चुका होगा, ठीक है, और कुछ बच्चों का बचा होगा। अब इसके बाद में अगर आपका स्कोर, अगर मान लेंगे अगर आपके स्कोर 180 के आसपास अगर आ रहा है तो आप सीधा एडवांस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। अब का जो टाइम है वो बड़ा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि अब आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल्स भी आने वाले हैं। इसके बाद में आपके जो है बोर्ड का हमारे पास में ईयरली जो एग्जाम होने वाले बोर्ड के एग्जाम वो आ जाएंगे आप लोगों के, और उसके बाद में अप्रैल में आपके पास वापस जो है जेईई अटेम्प्ट का फर्स्ट जो सेकंड अटेम्प्ट है वो आ जाएगा। तो अब आपको एडवांस के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपको ये सोच रहे हैं कि मैं अटेम्प्ट 2 के बाद में एडवांस पे टारगेट करूं तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। तो मेरी आपसे पर्सनल सजेशन ये रहेगी कि आप अटेम्प्ट 1 के बाद में जैसे फिनिश हो, आप जब भी आपको टाइम मिलता है बोर्ड पे भी साथ ही साथ इक्वली आपको टाइम देना है, क्योंकि बोर्ड में भी परसेंटेज बहुत जरूरी है। तो उसके साथ साथ पैरेलली आप मेंस की तैयारी को एक बार साइड में रखें, एडवांस की तैयारी करें। और जिन बच्चों के नंबर अगर कम आ रहे हैं अभी, वो अगर मेंस के अंदर ही सीट सिक्योर नहीं कर पा रहे, जिनका 150 से नीचे है स्कोर, तो उनको तो स्पेशली अभी जेईई मेंस के ऊपर ही टारगेट करना चाहिए। क्योंकि जेईई मेंस में जब तक स्कोर नहीं आएगा तो आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपन आगे अगले सेशन में।